नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आकांक्षा मर्डर मिस्ट्री पुलिस से गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। रोजाना नए पेच आ रहे हैं। जो पूरा वाकया, हादसा या साजिश की गई, निश्चित रूप से या तो पुलिस को भ्रमित करने के लिए है या किसी को फंसाने की साजिश। क्योंकि आज मर्डर होने को 4 तारीख को हुआ था, आज 16 तारीख है। आज कोर्ट ने 2 दिन का प्रथमेश का पीसीआर और बढ़ा कर दिया है, क्योंकि पुलिस का कहना था कि 4 दिन में जो वो नहीं कर सके, अभी 2 दिन उनको उस काम के लिए और करनी चाहिए। पुलिस ने उसमें मांग की थी कि किस हथियार से उसकी हत्या की गई, वो हथियार उससे रिकवर करना है। पुलिस ने मान लिया कि हत्या का आरोपी यही है, जबकि हत्या होने के बाद में वह वहाँ पर पहुँचे थे। सारी जो संभावनाएं और जो वहाँ का सिचुएशन बता रही है। 8:03 पे अंदर पहुँचा और मृतक की मौत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार 8 बजे के पहले हो चुकी थी। इन्होंने पीसीआर में मांगा कि गुनाह गंभीर है और मृत्यु के कारण हेड इंजरी विथ पोस्टमार्टम हैंगिंग, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दिया है वह दिया हुआ है, यानी हत्या करके उसको लटकाया गया है। कहीं पर भी बाहरी निशान या चोट नहीं है, आंतरिक चोट है, वो भी गहरी है। यानी इसमें लिखा कि आरोपीने मृतक हिला, आरोपीने कोण्या शस्त्राने मारलं, मृतक हिला, गळा कशाला आवळा याबाबत तपास करने बाकी है। 5 दिन में पुलिस उनसे यह भी नहीं यानी कबूलवा सकी कि हथियार का आज वापस 2 दिन का फिर उन्होंने पीसीआर मांगा है। यानी 2 बार एक ही चीज़ इसमें लिखी हुई है, यानी होता नहीं ऐसा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है जो पीसीआर उन्होंने मांगा। 2 नंबर का कॉलम है, इसमें लिखा है आरोपीने मृतक हिला कोण्या शस्त्राने मारले, ये एक पूछना है। वापस 3 नंबर में लिखा है कि आरोपी ने कोणत्या शस्त्राने हेड इंजरी के लिए। हेड इंजरी शायद पुलिस की भाषा में अलग है और मारना अलग है, इससे 2 उन्होंने कॉलम लिखे। समदर गंभीर गुन्ह्यातील दोन्ही आरोपी यांच्या CDR प्राप्त करून अवलोकन केले असता घटनेच्या दिवशी आपसात कॉल केला असता दिसून दोन्ही अटक आरोपी याचे काय संभाषण झाले याबाबत उडवाउडवीची उत्तर देत आहे। याबाबत तपास करणे बाकी आहे। सदर गुन्ह्यातील दोन्ही अटक आरोपीला गुन्ह्यासंबंधाने आणखी कोण मदत केली आहे का याबाबत तपास करणे बाकी आहे। सदर गंभीर गुन्ह्यातील अटक आरोपी यांनी गुन्हा करण्यासाठी घटनास्थळी जाण्यासाठी वापरलेले वाहन याबाबत आरोपीकडून तपास करून जप्त करणे आहे। दोन्ही अटक आरोपी व्यतिरिक्त कोणी या गुन्ह्यात सहभागी आहे का। 5 नंबर में भी यही लिखा है कि और कोई इसने मदद की क्या। 7 नंबर में भी यही लिखा है कि इसके अलावा और किसी को मदद दी क्या। एक ही बात को बार बार रिपीट की, लेकिन 4 दिन में पुलिस ने उनसे क्या हासिल किया इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं। यदि कोई चीज़ मिलती है तो भी और मिलना बाकी है, इसका कोई जिक्र नहीं। इन्होंने कहा कि दोनों का CDR जो मिला उससे दोनों ने आपस में बात की, तो निश्चित रूप से बात की। 4:52 पे बात की है। प्रतीक ने फ़ोन किया था प्रथमेश को मोबाइल लाने के लिए, मोबाइल के लिए कोई मोबाइल का उनका व्यवहार था। प्रतीक ये प्रथमेश के बड़े भाई सोमेश्वर बोलते हैं, सोम्या जिसको बोलते हैं, उसका दोस्त है। यह सिर्फ वो मोबाइल लाने वहाँ जाने वाला था। 7:07 पर फिर वो कॉल करता है प्रथमेश प्रतीक को कि मैं 8 बजे, जिसका संवाद की सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास में भी है उसके मोबाइल की। 7:07 पर कॉल करता है कि मैं 8 बजे तक आऊँगा। फिर 7:56 को वापस कॉल करता है कि मैं धनराज रीति वाले के यहाँ तक पहुँच गया, उनके घर से कोई लैंडमार्क होगा जहाँ तक पहुँचना होगा। उसके बाद में वहाँ पहुँचता है, तुरंत उसके साथ में वहाँ से वो निकल जाते। ये थी घटना के बाद में वहीं पे उनको सारी स्थिति इसके पहले बता चुके हम पिछले एपिसोड में कि किस प्रकार का घटनाक्रम था। वहाँ पहुँचे, बॉडी लटकी हुई मिली, दरवाज़ा तोड़ के अंदर गया और फिर
उसकी बॉडी को उतारा गया और बाद में उसी टाइम उसकी बहन आती है, वो देखती है कि आरोपी ऐसा है। वो भी वहाँ पे बाद में पुलिस भी आती है, वो जो वहाँ पे सुसाइड नोट लिखा हुआ था वो नोट भी उसकी बहन से कंफर्म करती है कि उसकी बहन कहती है कि हाँ यह अक्षर आकांक्षा के ही। इतनी सारी बात हो जाती है। उसके बाद में पुलिस पोस्टमार्टम ले जाती। 6 तारीख को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। आत्महत्या का मामला हत्या में दर्ज हो जाता है और प्रथम दर्शनी जिसने वहाँ पर बॉडी को उतारा उसको आरोपी मानकर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। बाद में परिवार के दबाव में आकर, परिवार वालों के दबाव में आकर प्रथमेश को भी इस केस में आरोपी बनाया जाता है। यह थी मोटा मोटा यानी जो इस घटनाक्रम में हकीकत में यह है कि जब प्रतीक वहाँ पहुँचा उसके अनुसार और कि बॉडी वहाँ पे लटकी हुई थी, इसने वो उतारा, बाहर निकाला और बॉडी की स्थिति देख के ऐसा लगता था कि शायद इसमें जान बाकी हो। पुलिस को भी ये लगा कि जान बाकी है तो तुरंत अस्पताल ले जाते जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया जाता। 6 तारीख को रिपोर्ट आती हत्या की। अब हत्या की रिपोर्ट आने के बाद में घर वाले प्रतीक के नाम की शिकायत पुलिस स्टेशन में कर देते कि इसी ने इसकी हत्या की है करके। इसके पहले बहुत सारी चीज़ें हमने बताई कि प्रतीक की इसकी मृतक की बहन वहाँ आती है, देखती है, पुलिस को फ़ोन नहीं करती, ना ही अपने दोस्तों को बुलाती, ना ही किसी प्रकार का चिल्ला चोट है कि मेरी बहन के ने फांसी ले ली है कर ली। वो पुलिस की तपास का विषय है। हमारे पास प्राथमिक जानकारी ऐसी है। अब यहाँ पर प्रश्न पुलिस के सामने आता कि हत्या किसने की। हत्या तो हुई है। अब पुलिस को भ्रमित करने के लिए आकांक्षा की हत्या कर उसके बाद में उसको लटका दिया गया। निश्चित रूप से किसी भी एक व्यक्ति का काम यह नहीं हो सकता। एक व्यक्ति चाहे बॉडी हल्की हो भारी हो, उसको पकड़ना, उठाना, गले में फंदा डालना, ऊपर लटकाना, फिर बाद में वहाँ पे नीचे कुछ सामान भी ला के रखना कि बकेट ला के रखना ताकि वो उससे धक्का दी, ये सारा एक आभास पूरा निर्माण किया गया किसने आत्महत्या की है करके। और कहीं पर भी दरवाजे पूरे घर में सामान का बिखरा न होना, ऐसा हमें लगता हो सकता पुलिस ने घटनास्थल के पंचनामे में ऐसा दर्ज किया हो कि क्या सामान बिखरा था। यदि सामान बिखरा हुआ दिखता तो पुलिस उसी दिन एक्शन में आ जाती थी कि यह कुछ मामला और है। लेकिन जहां पुलिस ने भी उसे रात में मर्ग दाखिल करके दूसरे दिन सुबह आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया, तो लगता है कि पुलिस ने भी इन सारी चीज़ों पे कहीं पर भी गौर नहीं किया कि सामान बिखरा हुआ, बिस्तर किधर है, उसका कपड़े अस्त व्यस्त है, कुछ रूम का सामान बिखरा हुआ है। ये सारी चीज़ें कहीं पर भी पुलिस को नहीं दिखी होगी, तभी आत्महत्या का मामला दर्ज करके जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें हत्या का मामला दर्ज होता है। हत्या का मामला पुलिस दर्ज कर लेती है। यहाँ से पुलिस की पूरी इंक्वायरी शुरू हो जाती है, पुलिस का नया काम शुरू हो जाता है। जो आत्महत्या का मामला था हत्या में आता है। अब आज मैं बता रहा हूँ कि ये भ्रमित किया जा रहा है पुलिस को हत्या करके आत्महत्या की तरफ, एक पार्ट ये। दूसरा, किसी को फंसाने की साजिश है क्या, क्योंकि हत्या करके रख दी और किसी को वहाँ पे उस समय बुलाया जाए जिसके बाद में स्वाभाविक है, एक मानवीय स्वभाव है, मानवीय एक शास्त्र है कि कोई भी संकट में दिखता है तो उसकी मदद के लिए हम दौड़ पड़ते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक्सीडेंट भी होता है, यदि हमको वो वहाँ से लगता है कि ये जिंदा उसको निकालना है तो बॉडी को हम निकाल के उसको व्यक्ति को निकाल के हम दवाखाने तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि अब क्यों हुआ, क्या हुआ, इसका प्रश्न सबसे पहले रहता है चाहे जान बचाना। हर आदमी की इच्छा रहती है कि जान बचाए, और उस प्रकरण में जहाँ की दोनों का आपस में प्रेम संबंध था, यह बात स्पष्ट रूप से थी कि, और ये घर वालों की भी जानकारी में थी कि उनका प्रेम संबंध था। अब वहाँ पर प्रतीक को वहाँ पे पहुँचाया गया। प्रतीक वहाँ खुद आया, क्योंकि मैंने जिस दिन पहले दिन बात की थी दाहतोंडे साहब PI से, तो उन्होंने कहा था कि हमारा शक यह है कि 8 बजे प्रतीक वहाँ क्यों आया। आमतौर पर वहाँ कभी आया नहीं, इससे पहले भी आया नहीं। हमने जब उनके मकान मालिक से भी बात की, अभिषेक देशमुख से, तो उन्होंने भी यही कहा। देखते हैं अभिषेक देशमुख ने इसके प्रतीक के आने जाने पर क्या हमारे प्रतिनिधि को कहा। प्रतीकचा कुठेतरी इथे येणे जाणं होतं का, कधी असं लक्षात आलं नाही? आजपर्यंत मला तो मुलगा किंवा की असं या ठिकाणी जाता येताना दिसला नाही. तसं आपण सर्वांनाच जे मुली ज्यावेळेस रूम करतात त्यावेळेस त्यांना सांगत असतो की बा या ठिकाणी कोणी मुलगा किंवा भाऊ म्हणून बरेचसे वेळा हे असते, तर त्यावेळेस कोणी जण आतमध्ये यायचं आणि तुम्हाला बोलायचं असलं तर गेटच्या बाहेर बोलायचं, त्याच्या आतमध्ये एंट्री कोणालाच नव्हती। ये थे अभिषेक देशमुख जो उस मकान के मालिक है। इनके पीछे के इसमें 3 रूम है जो हमने आज पूरे एक
वहाँ का पंचनामा क्या हमारे हिसाब से कि किस प्रकार गली में जाता है, पूरा एक विस्तृत रिपोर्ट आपकी उसमें बताई गई है। और पीछे उसके 3 रूम है, वो 3 रूम में वहाँ पे है। तो ये थे प्रतीक की, जिन्होंने कहा कि अभिषेक देशमुख की, जिन्होंने कहा कि पहले कभी उस लड़के को यहाँ देखा नहीं गया और उनके यहाँ नियम है कि चाहे लड़की का भाई भी हो वो दरवाजे के बाहर मिले, अंदर जाने की परमिशन उसको नहीं थी। यानी इससे पहले आया भी होगा तो इनकी जानकारी भी नहीं होगा और नहीं भी आया हो सकता, जो भी हो पुलिस की तपास में जारी है कि इससे पहले वो वहाँ और गया क्या उसको पूरी जानकारी है, उसके घर के नक्शे की जानकारी है, क्या उसको मालूम है किधर से आया जाता, किधर से जाया जाता। वहाँ जाने के बाद में जब देखता है कि दरवाज़ा बाहर से बंद है, उधर से साइड में देखता है दूसरा दरवाज़ा दिखता है, दूसरा दरवाज़ा उसे तोड़ने में लगता है कि ये दरवाज़ा आसानी से टूट जाएगा, तो धक्का देकर दरवाज़ा तोड़ता है, अंदर जाता है। यह धक्का देकर दरवाज़ा टूटता या नहीं टूटता, पीसीआर के दौरान पुलिस ने प्रतीक को वहाँ पर लेके गया और उस यानी रूम में, और उसी प्रकार का दूसरा दरवाज़ा था वह तोड़ने की उसकी ट्रायल करवाई और जिस प्रकार से उसने तोड़ा वो भी दरवाज़ा उसी प्रकार से लौटा तो दरवाज़ा टूटा। तो एक बात वहाँ पे ज़रूर पुलिस को ये हो गया कि ये दरवाज़ा इसने तोड़ा और अंदर आया। इसके बाद के घटनाक्रम में लगातार बदलते जाता है, परिवार का दबाव, समाज का दबाव, आंदोलन, इन सारी चीज़ों से प्रथमेश को भी उसमें आरोपी बना लिया जाता है। अब मेरा प्रश्न है कि यह साजिश है किसी को फंसाने की या पुलिस को भ्रमित किया जाए। अब पुलिस को भ्रमित क्यों किया जाएगा? पुलिस को भ्रमित इसलिए किया जाएगा आत्महत्या का मामला लगे और पुलिस वहाँ पर मामला रफा दफा कर देवे, लेकिन करने वाले को ये नहीं मालूम कि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी। शायद इसलिए मारने वाले ने गले पे वार किया ताकि पोस्टमार्टम में भी फांसी आए। अब फांसी जब लगती है तो उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। गला घोटने, जब हम गला घोट कर, गला दबा कर किसी की ये करके देखते तो उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। कोई गले पे वार करके मारता है तो उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। ये निश्चित रूप से बहुत सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या की गई। अब हत्या करने के पीछे कारण कौन से? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके लिए हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि हत्या के लिए यदि प्रतीक ने किया तो क्यों किया होगा, किसी और ने किया होगा तो क्यों किया होगा, तीसरे व्यक्ति ने किया होगा तो क्यों किया। इस पर पूरा एपिसोड आपके सामने अलग। अभी आज तो हम यहाँ इस पर बात कर रहे हैं, पुलिस को भ्रमित किया गया, किसी को फंसाने की साजिश की गई। बहुत स्पष्ट दोनों मुद्दे मेरे सामने यहाँ पे रखे हुए। पुलिस को भ्रमित इसलिए किया गया कि उसको साजिश के अंतर्गत निर्ममता से मारा है। उसको मारने वाले के प्लान, दिमाग में पूरा प्लान था कि इसको मारना है, गले पे इसका वार करना है। उस वार से शायद उसको लगता है नहीं भी मरी होंगी तो उसने उस बाद में कि अब यहाँ से नहीं मरी होंगी तो आधी मौत हुई होंगी, उसको वापस गले में बांध के उसका फंदा लटका दिया ताकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आए कि ये फांसी लटक के मरी। लेकिन जब उसने लटकाया तब तक वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मर चुकी थी। यहाँ कातिल की सबसे बड़ी गलती होगी। पहली गलती यहाँ पे हुई कि उसको इतना प्रेशर से सिंगल ही वार किया कि उसकी एक ही वार में मौत हो गई। और ये कातिल के शायद लगा होगा कि ये बेहोश हुई होंगी और इसको अपन लटका दो तो निश्चित, यदि सही में वो बेहोश होती थोड़ी सी चोट से, कारण यही रहा होगा कि इसको सर पे मार के बेहोश कर दो और इसको फिर फांसी पे लटका दो। तो फांसी में लटकने के लिए जो गर्दन लटक जाती है, पीछे के मन के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि फांसी जो लेता है उसकी गर्दन पूरी ऐसी झुकी हुई रहती है, ऐसी गर्दन सीधी नहीं आएगी क्योंकि पीछे की हड्डी उसकी टूट जाती है और हड्डी टूटने से ही कई बार उसके सारे ये हो जाती है। दम घुटने का तो ये रहता है। दूसरा, यदि हम गला दबा के मारते हैं, यदि कई बार क्या होता है गला लोग रस्सी से, दुपट्टे से घोट के उसको मार देते, फिर फांसी पे लटकाते, उसके भी सिम्टम्स पूरे अलग आते। पोस्टमार्टम इसलिए किया जाता है, एग्जैक्टली क्या हुआ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सीधा आया है कि मारकर इसको लटकाया गया। यानी एक सबसे पहले उसकी कातिल की गलती ये हो गई कि उसने उसे जिंदा समझ के उसको लटकाया और जबकि वो उसके पहले ही वो मर चुकी थी। अब इन सारी चीज़ों को यदि किसी को मारना है, मारने के पीछे जिसने भी मारा होगा निश्चित रूप से वो इसका परिचित ही होगा। बिना परिचित व्यक्ति अंदर आ नहीं सकता, इसलिए आसानी से इसके सामने भी नहीं जा सकता। कोई ना कोई परिचित व्यक्ति है जो उसके पास में वहाँ पे गया और उसके परिचय का
फ़ायदा लेकर उसने उस पर वार किया, पीछे से किया, आगे से किया, जैसे भी किया। पुलिस की जानकारी में आएगा ये कि किस प्रकार से वार किया गया। वो वार किया और उसको लगा कि ये अभी बेहोश शरीकी हो गई, मूर्छा शरीकी आ गई, और उसको दुपट्टे में लपेटकर ऊपर पंखे से वहाँ से लटका दिया। बाद में वहाँ पे निश्चित रूप से बकेट या स्टूल कुछ भी रखा हो। पुलिस के पंचनामे सारा का सारा बकेट थी, पूल था, क्योंकि घर में स्टूल नहीं होता, बकेट ही होगी। बकेट के ऊपर खड़ी रही। बकेट की हाइट 1 से 1.5 फुट की होगी, और आकांक्षा के भी हाइट अच्छी लगी। वो हाइट भी पुलिस कितने हाइट पे था, कितने हाइट पे दुबला था, ये सारी चीज़ें पुलिस मेजरमेंट में लेगी और पुलिस खोज निकालेगी आरोपी को। ऐसा नहीं है, यदि प्रतीक है तो उसको भी सिद्ध करेगी कि ये पहले कब गया, किस प्रकार से मारा, इसको पूरा सिद्ध करेगी। पूरा ट्रायल लेगी, वहाँ पे पूरा सीन रिक्रिएट करेगी। किसी को भी, ठीक है, किसी के बोलने पे शक के आधार पर आरोपी बना दिया, लेकिन जहाँ तक है कि पुलिस इसकी तह तक आएगी। पुलिस के भी ध्यान में एक बार तो जरूर पुलिस सारे एंगल से तलाश कर रही। तीसरा प्रकरण भी, कोई तीसरा त्रिकोण भी हो सकता, क्या ऑनर किलिंग हो सकता है, या किसी और ने कोई भी, मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ की हत्या होती है। कभी किसी पैसे के लिए हत्या हो जाती है, किसी दुश्मनी निकालने के लिए हत्या हो जाती है, कोई घर में चोरी के हिसाब से आता तो हत्या हो जाती। इन सारी चीज़ों में ये प्रकरण कहीं भी नहीं। 2 प्रकरण, प्रेम प्रकरण त्रिकोण का भी हो सकता, प्रतीक का भी हो सकता, तीसरा ऑनर किलिंग घर में, कि भाई इनके संबंध यदि मंजूर नहीं हो और लगता कि समाज में बदनामी हो, तो ऐसे समय भी यह काम हो सकता है। लेकिन यह काम किसने किया, कैसे किया, क्योंकि बहुत शातिर दिमाग से, और कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि कोई साधारण व्यक्ति यह काम कर सकता है, क्योंकि कहाँ मारने से बेहोश हो सकता है, वहाँ पर उस पर वार किया गया है। हाथ का भी, यानी किसी भारी भरकम हाथ भी यदि किसी पे बैठ जाए तो शायद वो भी एक प्रकार हो सकता है। पुलिस हथियार ढूंढ रही, हो सकता है हाथ का प्रेशर इतना हो कि उसके प्रेशर से भी वो बेहोश हो सकती है। ऐसा कातिल को लग सकता है। हम कातिल इसलिए बोल रहे, कोई ने कत्ल किया। प्रतीक को हम सिर्फ आरोपी ले रहे क्योंकि आरोप है, तो अननोन हमारे सामने कातिल है। जो भी कातिल होगा, जिसने भी किया होगा, शायद हाथ से भी वार कर सके, उतनी चोट पहुंचा सकता है वो। पुलिस शायद वेपन ढूंढने की आज, क्योंकि उन्होंने जो ये दिया है पीसीआर में डिमांड मांगी है कि आरोपी का किस शस्त्र से वार किया वो ढूंढना, तो हाथ भी हो सकता है, हाथ से भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर से गर्दन पे लगे तो वो हो सकता है। जैसे बताया कि संभ्रम में रहा होगा कातिल भी कि यह बेहोश है और इसको लटकाऊंगा तो मैं यह फांसी सबूत होगी, और बाद में पुलिस के पास में ये खबर तो किसी न किसी प्रकार से पहुँचे जानी है। इसी बीच में मैंने बताया कि जो पुलिस ने डिमांड की है कि जो आरोपी से इसने क्या बात की, उड़वा उड़वी के उत्तर नहीं है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है, टाइम समय है, कितने समय बात किया वो भी है। 4 कॉल हमने उसके मोबाइल से ट्रेस किए हैं प्रथमेश के, जिसमें पहला कॉल बताया कि प्रतीक ने किया, टाइम मैंने पूरा बताया आपको, 4:52 पे। उसके बाद में 7:07 पे कॉल करता है कि मैं आ रहा हूँ 8 बजे के आसपास। उसके बाद में 7:56 को वह जो उसके घर के पास पहुँचता है, तो धनराज लेरेती वाले के पास। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मैंने खुद ने सुनी, किसी के बोलने पे या करने पे बात नहीं कर रहा। वो टाइम भी इनको नहीं मालूम था, जिसके पास है टाइम भी मैंने निकाला है कि एग्जैक्टली किस समय पे बात है। पुलिस भी इस चीज़ को यदि देख रही हो तो चेक कर सकती है कि 4:52 का, 7:07 का और 7:56 का कॉल है, जो तीनों है। उसके बाद में 20:23 पर 112 पे कॉल है, और जो कॉल 112 पे रिकॉर्ड हुआ वो 20:25 पे, क्योंकि 2 मिनट पे 1 नंबर दबाओ, 2 नंबर दबाओ, 3 नंबर दबाओ, 4 नंबर दबाओ, लोकेशन भेजो, ये सारी चीज़ें चलती रही। उसके बाद में पुलिस वाले का संवाद है उनसे कि आप पूरी घटना की जानकारी लेते, और पुलिस ये भी पूछती है कि अब तुमने बॉडी को उतार लिया, तो बोलते हाँ उतार लिया है। तो ये सारी चीज़ों की चर्चा होती है, उसकी भी रिकॉर्डिंग सारी की सारी है। वो भी हम आपको पूरे इसके जो कॉल डिटेल्स है, एक अलग से एपिसोड की, कब किससे क्या बात की, कैसी बात हुई, सारे कॉल को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से पुलिस तक भी पहुंचाना है और जनता के बीच में भी हमको पहुंचाना है सारी बातें। बात थी कि अब भ्रमित करना, पुलिस को भ्रमित किया गया। भ्रमित करने के पीछे मैंने बताया कि किस प्रकार की साजिश इस कातिल ने की होंगी। कातिल ने पहले उसको हाथ से, मैं अभी तक 90% इसमें हूँ कि उसने हाथ से ही जम के वार किया होगा, क्योंकि और
प्रॉपर अच्छी ट्रेनिंग ली होंगी उसने कि कहाँ पे मारने से शायद उसको बेहोश करना होगा मार के, लेकिन उसके एक ही वार से वो मर जाती। यहाँ से उसका पूरा का पूरा प्लानिंग फेल हो जाता। लेकिन यदि मार उसने बेहोश करके बेहोश की हालत में भी वो फांसी पे लटकाते तो उसके भी सिम्टम्स शायद पहले दिख जाते कि जब इसको फांसी पे लटकाया ये अपने होश में नहीं थी। कई बार लोग को इंजेक्शन दे के बेहोश कर दिया जाता, कोई एनेस्थेसिया दे के बेहोश कर दिया जाता, उसके बाद में उसको फांसी पे लटकाया। ऐसे कई सारी केसेस हमने देखी है, सुनी है, जिससे फांसी स्पष्ट होती। अब इसका यदि करना था तो ये सारी चीज़ें भी कर सकता था, लेकिन पता नहीं किस प्रकार से उन्होंने प्लानिंग की, क्योंकि लाख प्लानिंग करे कहीं ना कहीं आदमी चूक जाता। चूक ये होगी कि उसने जिंदा समझकर फांसी पर लटकाया और वो मृत अवस्था थी। पोस्टमार्टम में यह बात आ गई, वहाँ से पुलिस का सारी की सारी चौकसी शुरू होगी और हर जगह भी गुत्तम गुत्ता है। हम जब परसों वहाँ पर जगह पे गए थे तो एक बहुत बड़ी बात हमको वहाँ पे दिखी कि जो 3 रूम है, आप देख रहे हो ये 3 रूम है, इस 3 रूम का डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए किस प्रकार से आज हमारे प्रतिनिधि ने वहाँ से लाया हुआ है। पहला रूम, दूसरा रूम, और ये आप सुन लीजिए पूरी वहाँ की जगह की कहानी। आपण आता सरळ एंट्री केली, हे घर आहे देशमुख निवासचा। हा जो बाजू आहे आपण बघत असणार की या ठिकाणी आपण जात आहे। इन फ्रंट मध्ये 2 दरवाजे आपल्याला समोर दिसत आहे। यामध्ये दोन्ही दरवाजांमध्ये आपण बघत असणार की आपल्याला एक दरवाजा जो आहे तो हे पहिले नंबरची रूम, घटनेच्या दिवशी या रूम मधील विद्यार्थिनी जे आहे, मुली जे आहे ते सुद्धा उपस्थित नव्हते। ही पहिली रूम, यामध्ये मुली भाड्याने राहतात यामध्ये, परंतु ते घटनेच्या दिवशी इथे उपस्थित नव्हत्या। आणि ही दुसरी रूम, ही रूम खाली आहे आणि ही रूम खाली झाल्यानंतर इथून सुद्धा दरवाजा, हा दार याला कोणत्याही प्रकारचं कुलूप नव्हतं। आता घटनास्थळ आपण बघून घेऊ। या रूम मध्ये सुद्धा एक दरवाजा आहे जो आकांक्षाच्या रूमला जातो आणि जो मुख्य जो द्वार आहे, प्रवेशद्वार आकांक्षाचा, तो हे आहे। आपण बघत असणार याच रूम मध्ये आकांक्षा बोबडे ही भाड्याने राहत आणि यानंतर जिथे घटनेच्या दिवशी प्रतीक तिला मांडीवर घेऊन बसलेला होता ते ठिकाण तुम्हाला दाखवत आहे। हा जो स्पेस आहे यामध्ये इथून सुद्धा एक दरवाजा आहे, सर्व्हिस गल्लीचा आपण दरवाजा बघू शकता। हा सर्व्हिस गल्लीचा दरवाजा आहे, हा सर्व्हिस गल्लीचा दरवाजा आहे आणि हे ते घटनास्थान आहे जिथे प्रतीकच्या मांडीवर इथे आकांक्षा होती। आकांक्षा मृत अवस्थेमध्ये पडली होती। तिला बघण्यासाठी त्याच वेळेमध्ये, थोड्या वेळेमध्ये 8 वाजताच्या नंतर तिची मोठी बहीण वेदांतिका बोबडे इथे आली होती, परंतु तिने फोटो काढले आणि ती निघून गेली घटनास्थळापासून। या ठिकाणी प्रथमेश जो आळव आहे तो सुद्धा इथे उभा होता आणि इथे विलाप करत होता, रडत होता आणि प्रतीक्षाला हलवत होता, तिच्या चेहऱ्यावर पाणी मारत होता। हा प्रतीक म्हणजे तिच्यामध्ये जीव आहे की नाही, प्राण आहे की नाही, असं करत होता। हे जे घटनास्थळी इथून आपण बघत असणार, इथून एंट्री केली आहे। हा दार तोडून प्रतीक हिवसे जो आरोपी आहे त्याने एंट्री केलेली आहे। आता याला हा सुद्धा दरवाजा आहे आणि त्या पलीकडे जो दरवाजा आहे, याच्या पलीकडे एक असा दरवाजा आहे जो त्या रूमला जाते, तो सुद्धा दरवाजा आहे। म्हणजे एकूण या रूमला 3 दरवाजे, एक फ्रंटचा दरवाजा आणि एक आजूबाजूचा दरवाजा, असे 2-3 दरवाजे या रूमला आहेत। म्हणून पोलिसांसाठी आता हा तपास जो आहे खूप महत्वाचा झालेला आहे। प्रत्येक पुरावा गोळा करणे हे महत्वाचं झालेलं आहे। ये थी हमारी वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट और वहाँ का हमारी नज़र से पंचनामा की किस प्रकार, इसमें बहुत सारी बातें हमने वहाँ पे देखी। एक विशेष बात की जो आपको 2 नंबर का बीच में का रूम दिख रहा है और 1 नंबर का पहला है जिस पे ताला लगा, आज 2 नंबर पे भी ताला लगा हुआ है। परसों जब हम गए थे तो हमारे पास वहाँ पे हमें अभिषेक देशमुख जो उसके मालिक है वो भी मिले थे। हमने रूम के अंदर जाके देखा, रूम के अंदर जाके भी एक दरवाज़ा आकांक्षा के रूम के लिए जाके खुलता, जो पुलिस ने वहाँ पर प्रतीक को ट्रायल के तौर पे वो दरवाज़ा तोड़वाया था और उसके अंदर उसका सामान रखा है, पलंग है, उसके कपड़े रखे हैं, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ से अंधेरे में जो दिखी थी वो दिखी थी। अब प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि पुलिस ने जब पंचनामा किया, क्योंकि घटनास्थल का पंचनामा भी पुलिस करती है, तो पुलिस के सामने प्रश्न है क्या वह दरवाज़ा
तीनों दरवाजे अंदर से बंद थे। पुलिस ने यह बात निश्चित रूप से नोट की होंगी, लेकिन मैं इस चीज़ में कन्फर्म हूँ कि एक दरवाज़ा खुला था। उसके बगैर कत्ल हो ही नहीं सकता। यदि उसके बगैर कत्ल हुआ है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वापस बनानी पड़ेगी। कन्फर्म हूँ इस बात पे। मैंने कई डॉक्टर से चर्चा की, कई जो क्राइम की केस लड़ते उन वकीलों से चर्चा की, कई पुलिस वाले जिन्होंने ऐसे कई केस सॉल्व किए उनसे भी चर्चा की। तीनों दरवाजे अंदर से बंद है, कोई ऐसा सोर्स नहीं है, तो आत्महत्या ही होगी, हत्या नहीं होगी। क्योंकि हत्या करने के बाद में हत्यारे को निकलने के लिए जगह, और कॉम्पैक्ट रूम है, छोटा सा रूम है, शायद 10 बाय 10 भी पूरा नहीं होगा, 8 बाय 10 हो सकता है, 10 बाय 8 हो सकता है। छोटा सा रूम है, क्योंकि रूम है, रूम के बाहर साइड में एक जो बताया ये और उसका रास्ता है, उस दरवाजे से निकालकर वो उसके गोदी में वहाँ बैठी है। इसके साइड में बाथरूम बने हुए हैं, तीनों के लिए वो कॉमन बाथरूम है। आकांक्षा को उस रूम साइड के रूम से जाके सीधी उसमें बाथरूम के पास में सीधी एंट्री थी, बाकी लोगों को सामने से होते हुए रूम के अंदर जाना था। ये घटनास्थल की पूरी जानकारी, यदि 3 दरवाजे एक रूम में होते हैं, पुलिस को नज़र निश्चित आए होंगे। पुलिस हो सकता गुप्तता के आधार पर यह बात नहीं करे, गुप्तता के आधार पर बात करती थी तो उसी दिन उसी दरवाजे को समझ जाती थी जिस दिन ट्रायल के लिए प्रतीक को वहाँ पर लाया गया। ट्रायल के लिए लाया गया जब निश्चित रूप से वो दरवाज़ा बंद होगा, या तो कातिल उसी समय मौजूद होगा, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया होगा, और यदि पुलिस को अंदर से यदि दरवाज़ा बंद कराव मिलता तो निश्चित रूप से मर्डर होने के बाद भी मर्डर स्थल पर कातिल की उपस्थिति होगी, या तो पुलिस ने उस दरवाजे पे ध्यान नहीं दिया। जबकि ऐसा होता नहीं, एक एक कोई चीज़, एक चम्मच भी यदि वहाँ से बिखरा हुआ रहा, चद्दर भी यदि बिस्तर की बिखरी हुई रही, पंखे का लाइट बंद था, चालू था, इस सारी चीज़ों का विवरण पुलिस को अपने पंचनामे में करना पड़ता। रोड से रूम कितना, तो रूम बाहर से रोड पे आके रूम कितने फुट पे दूरी पे, पायरी कितनी चढ़नी पड़ती, रूम अंदर कितने, ये सारी चीज़ों का विवरण वहाँ पे जो जगह पे पंचनामा पुलिस करती है उस पे होता है। यदि ऐसी चीज़ थी तो पुलिस ने निश्चित रूप से वहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट और वो फिंगरप्रिंट्स वाले ले जाने चाहिए थे। फिंगरप्रिंट्स वाले लेके गए नहीं गए मुझे पता नहीं, मैं जानकारी लेकर बताऊंगा कि क्या पुलिस ने वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स दिए, क्योंकि कातिल को पकड़ने के लिए जो पहले भी कत्ल हुआ होगा, पुलिस का पहले इसमें मानना था यह कि यह अंदर गया और 10 ही मिनट में सारा कांड बजा के पूरी स्टोरी पुलिस को लगता कि 10 मिनट में हो सकता है। 10 मिनट में 8:03 पे अंदर गया, उसको आकांक्षा को मारा, फंदे से लटकाया, फंदे से बांधा, ऊपर लटका दिया, अकेले ने लटका दिया, नीचे लाके फिर बकेट या स्टूल जो भी रखा होगा वो रखा होगा। उसके बाद में उसका सुसाइड नोट लिख के डाला, सुसाइड नोट या उससे हो सकता है पहले धाक से लिखा। अब 10 से 15 मिनट में ये चीज़ कितनी पॉसिबल है, क्योंकि क्या है, मुश्किल से 8:12, 10-12 मिनट 15 मिनट पे उसने उसकी लटकी हुई बॉडी को बाहर लेकर आ गया था। और ये सब करते करते वो लोग फ़ोन भी लगा रहे थे, लोगों को बता ही रहे थे। 8:20 के आसपास, 8:15, 8:20 के आसपास उसकी बहन भी आई, और 8:21 पे उस आकांक्षा के फ़ोन से उसके पिताजी को भी फ़ोन किया है। 36 सेकंड का संवाद है, किसने किया, क्या संवाद क्या है, पुलिस इसमें तलाश करेगी। ये सारी चीज़ों की मैं बता रहा हूँ, मेरे पास में सारी चीज़ों की अधिकृत रूप से एविडेंस और जानकारी में, कोई भी बात यहाँ पे किसी ने कह दिया, किसी से सुन लिया, उसके आधार पर नहीं, मेरे पास में जो साक्ष्य आधार है उसके आधार पर सारी बातें आपके पास में मैं रख रहा हूँ। पुलिस भी ये सारी बातों पे गौर करे। यदि मेरे पहला था कि भ्रमित करना, तो पहली बात तो निश्चित है कि जिसने भी किया भ्रमित करने के लिए किया पुलिस को कि हत्या लगे। अब दूसरा था कि क्या किसी को फंसाने के लिए साजिश की गई, हो सकता है, क्योंकि घर मालिक ने कहा कि हमने इससे पहले प्रतीक को यहाँ पर कभी भी देखा नहीं, और वो अपने परिवार के साथ में उस समय स्विमिंग करने, परिवार वाले घर पे थे, स्विमिंग करने गए थे। स्विमिंग करने के बाद में वहाँ पे इनको फ़ोन आता है इनके परिवार से
कि यहाँ पे आकांक्षा का ऐसा हो गया, ये आते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जब तक ये बोलते आते जब तक वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा चुके थे, यानी दवाखाने में ले जा चुके थे, ऐसा उनका हमारे पास में कहना पड़ा। अब ये आते हैं, इन्होंने इससे पहले कभी देखा नहीं, लेकिन जो बीच का दरवाज़ा है वो हमने जब आप पूछा तो उन्होंने कहा कि 1 तारीख को ये लोग 2 लोग छोड़ के चले गए, इससे उसमें ताला नहीं लगा, उसमें ताला हम गए उस दिन तक भी नहीं लगा, लेकिन आज पुलिस के कहने पर उन्होंने ताला लगाया और पुलिस ने भी इनको स्पष्ट मना किया कि किसी भी मीडिया वाले को यहाँ पे प्रवेश नहीं देना। क्यों नहीं देना पता नहीं, पुलिस क्या छुपाना चाहती है। ओपन स्पेस है, आपने सारा उसका पंचनामा कर लिया, आपने सारी फिंगरप्रिंट्स ले ली होंगी, सारी चीज़ें ले होंगी, या तो इतनी आवश्यकता थी तो क्राइम सीन को पुलिस पूरी तरह सील कर देती, किसी को जाने नहीं देती, तो शायद समझ में आता कि पुलिस को यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है। जब ओपन है, दरवाज़ा खुला है, बाजू का दरवाज़ा खुला है, उधर से खुला है, उसके साइड में पीछे सर्विस रोड का दरवाज़ा जो बंद रहता है, उस दिन भी बंद ही था, क्योंकि ये लोग सामने से, अब अंदर के 3 दरवाजे बंद थे नहीं थे, यदि बंद थे अंदर से तो निश्चित रूप से किसी भी रूप में हत्या नहीं हो सकती। यदि खुला था तो किसने दरवाज़ा खोला, क्या पुलिस ने वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स लिए, क्योंकि इसके बाद पुलिस गई, कई लोगों ने हाथ लगाया, उस दिन पुलिस ने फिंगरप्रिंट वहाँ पे लिए क्या? यदि फिंगरप्रिंट निश्चित कुछ लोगों के मिलते तो शायद पुलिस को कोई क्लू मिल सकता, लिया भी होगा पुलिस ने, शायद हमको नहीं बताना चाहती पुलिस, क्योंकि उनकी जांच में बाधा आ सकती, क्योंकि जांच में बाधा कि वो बोल रहे कि अभी जांच हम एंगल से कर रहे हैं, तो किसी भी रूप में पुलिस भी श्योर नहीं है कि ये खून प्रतीक ने और उसके मित्र ने मिलकर किया होगा। इस बात में पुलिस को भी बहुत ज़्यादा संभ्रम है, कन्फ्यूज़न है। अब मैं कहा कि साजिश कैसी हो सकती कि अब या तो किसी से बदला लेना हो सकता आकांक्षा से बदला लेना हो और उसको आत्महत्या का रूप देना, या हो सकता प्रतीक को वहाँ बुलाया, प्रतीक का कोई दुश्मन होगा, उसको आकांक्षा के माध्यम से बदला लेना होगा, हो सकता आकांक्षा का कोई प्रेम का तीसरा त्रिकोण हो, उसको इसके संबंध नहीं पसंद हो, उसने काम कर दिया और प्रतीक को फंसाना। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। पुलिस भी हर एंगल, ये भी पुलिस हर एंगल तलाश कर रही है। पुलिस तीसरा प्रेम प्रकरण देख रही है, पुलिस ये देख रही कि इसका प्रेम प्रकरण घर वालों को पसंद नहीं, क्या घर वाले भी ऐसा कर सकते हैं, उस पर भी कर, क्योंकि कोई भी जिसने भी हत्या की वो नज़दीक के बाहर का कोई भी ऐसा कि भाई हमने सुपारी किसी को दे दी और हत्या करा दी, ऐसा ना दोनों के परिवार का कोई रिकॉर्ड है, ना परिवार की कोई मानसिकता, ना कोई सामाजिक स्तर दिखता है कि इस प्रकार का काम वे करे। अब लेकिन हत्या तो हुई है, हत्या हुई है और पुलिस को भ्रमित भी किया गया, पुलिस को गुमराह भी किया गया, और कौन आरोपी है ये बताया गया कि ये आरोपी है, ये आरोपी है, क्यों बार बार उसका नाम लिया गया। थोड़ी शंका जाती है, पुलिस को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि एक ही व्यक्ति का कोई बार बार नाम क्यों ले रहा है। उस समय कि जबकि प्रथमेश ने पूरी अपनी लोकेशन CDR से पूरे उनको मिल गई, 3 फ़ोन के संवाद है, 3 फ़ोनों के संवाद उनके पास पूरे, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है पूरी की पूरी, पुलिस के पास में भी होंगी, नहीं होंगी ऐसा नहीं, फिर भी पुलिस बोलती कि उड़वा उड़वी के उत्तर दे रहे। तो पुलिस क्या चाहती है, क्या सही में इन दोनों को आरोपी सिद्ध करना चाहती है या इन्होंने ही ये अपराध किया, यह पुलिस अपनी खोज में निश्चित रूप से निकाल लेगी। हो सकता है पुलिस को इस पर उच्च स्तरीय जांच भी कराना पड़े तो पुलिस उस स्तर में भी जाएगी। साजिश भी हो सकती है, प्रतीक को फंसाने की साजिश हो सकती है, क्योंकि प्रतीक को वहाँ पर फ़ोन करके बुलाया गया था, प्रतीक वहाँ पे मन से नहीं गया था। जहाँ सबसे पहले दिन शंका थी PI दाहा तोंडे को कि वो वहाँ पे क्यों आया, तो उसको वहाँ पे कॉल किया गया था कि आकांक्षा फ़ोन नहीं उठा, और हकीकत ये थी कि दोपहर से घर से 3 बजे के बाद में उसके पिताजी के भी काफ़ी कॉल है आकांक्षा को, उसके बाद में इसके सिस्टर के भी कॉल है, बहन के भी कॉल है, नहीं उठा रही है, और भी कोई कॉल होंगे। हमारे पास 2 ही लोगों के कॉल के रिकॉर्ड थे कि इन्होंने कॉल किया है करके। अब 7:21 पे इनके पिताजी फ़ोन करके बोलते हैं कि आकांक्षा दिन भर में फ़ोन नहीं उठा रही, जाके देख। तो ये 7:19 18 होगा, जो भी मेरे पास भी उसका है रिकॉर्ड, वो होगी। वह उस समय वो न जाकर वह भी आकांक्षा की सहेली को फ़ोन करती है कि आकांक्षा फ़ोन नहीं उठा रही थी। आकांक्षा की सहेली प्रतीक को फ़ोन करती है, जो इनके प्रेम संबंध के बारे में पूरा जानती है कि इनके प्रेम संबंध है। पुलिस के पास में बयान भी दिया कि इनके झगड़े होते रहते हैं, ऐसा होते रहता है, ये है, तो हो सकता है इसने हत्या कर दी हो। अब मामूली झगड़े हर में चलते हैं, सब में चलते रहता है, उसमें कोई मर्डर कर दे, इतनी बड़ी चीज़ हो जाए और इतने प्लान करके
अचानक मर्डर हो जाता है। कभी बोलने बोलने में झगड़ा हो जाता है तो गुस्से में आदमी कुछ कर देता है, दीवार पे सर पटक देता है और कर देता है, कोई दूसरी इंजरी कर देता है, पकड़ लेता है, गाल पे थप्पड़ मार देगा, एक दो मुक्के मार देगा। तो ये सब चीज़ें बहुत लोगों के साथ में होती रहती, मारपीट होती रहती। भाई हाल ही में अभी आज ही हमने एक न्यूज़ देखी, दिल्ली के आसपास कोई अपनी बहन को आखिरी फ़ोन करके कहती है कि उसका प्रेमी उसे मार रहा है और उसकी लाश 2 दिन बाद किसी नहर में मिलती है। तो होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी प्लानिंग से और तड़का भड़की में और शॉर्ट समय में, क्योंकि रिपोर्ट में भी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि 8 बजे के पहले मौत हो गई। यानी बॉडी की सिचुएशन उस समय थी जो नरम अवस्था में थी, यानी जो 3 से 4 घंटे बाद में बॉडी में जकड़न आई थी, वो स्थिति उस समय नहीं थी जब वहाँ पे दवाखाने में लेके गए थे। तो इसने भी जब उठाया तो वो स्थिति नहीं थी। पुलिस को भी लगा जब वहाँ पे आई तो शायद इसमें जान हो सकती। तो 1 घंटे के पहले के आसपास 1 से 2 यानी 6 से 8 बजे के बीच में निश्चित रूप से उसकी हत्या हुई। अब 6 से 8 बजे के बीच में वहाँ पर यदि बाहर से सीसीटीवी में कोई दिखता है तो हो सकता है जिसको मर्डर करना हो सुबह 7 बजे से, क्योंकि जो घर है, ये घर आप वापस दिखा रहा हूँ, ये घर है, पीछे का भाग है जहाँ पे 3 रूम है भाड़े से दिए, उसके सामने इनके भाई रहते हैं जो पिछले 7-8 सालों से गांव में रहते हैं और ये घर बंद ही रहता। उसके बाद में सामने अभिषेक देशमुख रहते हैं। पीछे से हम देखते हैं, पीछे की एक घर की एक छोटी सी सर्विस गली दिखती है, वो शायद इनके घर के पीछे से अंदर जाती होगी। अब इतना बड़ा कोई सुबह पहले चले गया होगा, पीछे से ही मारा होगा, तो भी पीछे का दरवाज़ा भी वहाँ पे खुला नहीं था, क्योंकि वापस भी कोई आते हुए दिखता है उस घर में से, तो वो सामने का जो सीसीटीवी है जो हमने दिखाया, जो सीसीटीवी सामने यहाँ पे देखिए, सीसीटीवी यहाँ पे लगा हुआ है, इस सीसीटीवी से पूरा सामने का घर दिखाई देता है। इनके घर में कौन आ रहा कौन जा रहा, ठीक है अंदर का भाग उसमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन आना जाना निश्चित रूप से दिखाई जाता है। पुलिस के सामने चैलेंज है कि उस बीच घर में कौन आया। पीछे से भी हमने एक सर्विस गली भी ली, जहाँ से भी यानी जाने के बहुत सारे निशान दिख रहे, कोई उधर से भी जा सकता। अब उधर से भी जा सकता तो निश्चित रूप से बिना आंतरिक मिली भगत के वह नहीं जा सकता, या कोई पीछे से आया है तो आकांक्षा के परिचित होगा, उसने पीछे का दरवाज़ा खोला होगा, फिर लगा दिया होगा, फिर उसको अंदर ले लिया होगा। ये सारी घटना हुई, क्योंकि जब वो था ये भी गया वहाँ पे, पुलिस भी थी कि पीछे का जो दरवाज़ा था, जो सर्विस गली का दरवाज़ा, वो सारा बंद था। ये आप सर्विस गली का दरवाज़ा देखिए जो वहाँ पर पीछे लगा हुआ, ये बंद रहता, हमेशा कभी खुलता नहीं। हमने अभिषेक देशमुख से भी पूछा तो ये कहा कि ये दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है। तो बिना अंदर की जानकारी के ये दरवाज़ा भी नहीं खुलता। अब अंदर की जानकारी में आकांक्षा खुद भी हो सकती, उसके 2 रूम के बाजू में 2 सहेलियाँ थी, उस समय वो भी बताते कि वहाँ पे नहीं थी। यानी इतना कि बाजू का रूम खाली है, बाजू के रूम में कोई रहता नहीं है, और मकान मालिक है वो 6 से 8 तक स्विमिंग में जाता है। इतना सारा रेकी करना किसी ने, और उस समय जाके उसकी हत्या का प्लान करना, रचना बहुत बड़ी साजिश है। पुलिस को इसमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से साजिश भी हो सकती है, साजिश पहली नज़र में साजिश दिख रही है, और पुलिस को भी यहाँ पे साजिश करने वाले ने भ्रमित किया है और भ्रमित होते हुए दिख रहा है। इसके बाद में आने वाले एपिसोड में, आज मैंने बताया कि 2 दिन का PCR और मिला है प्रथमेश को। प्रथमेश के परिवार वालों ने कल परसों शनिवार को DCP सागर पाटिल से मिलकर अपनी वेदना रखी। आज पुलिस आयुक्त महोदय से भी जाके अपनी वहाँ पे रखी, और आज उन्होंने प्रेस भी ली जिसमें सारी चीज़ों के उन्होंने खुलासे किए कि यह सारी चीज़ें पुलिस को भी मालूम, उसके बावजूद भी उनके बेटे को आरोप बताया जा रहा। और उन्होंने जिन्होंने फ़ोन लगाया और वहाँ पे बुलाया, और वो लड़की उनकी बहन वहाँ पे क्यों नहीं दी, उन्होंने कहा कि इसकी भी चौकसी होनी चाहिए कि दिन भर से जब बहन फ़ोन नहीं उठा रही, मात्र आधा 1 किलोमीटर की दूरी पे रहते तो जाके चेक भी कर सकती थी, देख भी सकती थी, क्यों नहीं देखा, उसी समय क्यों गई कि जब उसकी मौत हो गई थी और लाश बाहर ला चुकी थी। ये था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें पुलिस को भ्रमित करना और साजिश करना। यदि प्रतीक इसमें आरोप सिद्ध होता तो निश्चित पुलिस को भ्रमित करने के लिए बहुत बड़ा प्लान उसने बनाया, और बहुत मास्टरमाइंड, लेकिन उसके लिए पुलिस को सिद्ध करना होगा
कि वह जगह पर मौजूद था, वह वहाँ आया था, सीडीआर में बात की तो हो सकता है, पुलिस ने ये कहा कि घर पे फ़ोन रख के भी आ सकता है। तो जिस 6 से 8 के बीच में उसकी मौत हुई है और 7:07 का मेरे पास में संवाद है, वो आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। जिस प्रकार से वो संवाद कर रहा है, जिस फ्लुएंट से बात कर रहा है, क्या एक आरोपी की भाषा इतनी फ्रीली हो सकती, किसी प्रकार का कोई घबराहट नहीं। एक नॉर्मल व्यक्ति बात करता है, हमसे कोई थोड़ा सा गुनाह भी हो जाए तो घबराहट रहती है, हम बोल नहीं पाते। एक हत्या करके आया हुआ व्यक्ति किस प्रकार नॉर्मल भाषा में बात कर सकता है, ये आने वाले एपिसोड में कि उसके क्या संवाद हुए, उस संवाद में क्या घटा और क्यों ये वहाँ पे गए। क्यों वहाँ पे गए तो बताया कि उसके फ़ोन किया, फ़ोन के कारण वहाँ पे गया। तो निश्चित रूप से खुद वहाँ पर नहीं पहुँचा था पीआई दहातोंडे को, इसका उत्तर तो निश्चित मिल चुका है कि वहाँ को पहुँचा। अब पुलिस को यह सिद्ध करना है, यदि इस पर आरोप पत्र दाखिल करना है तो इसकी उपस्थिति, इसके साथ में 1 से 2 लोग और की उपस्थिति, नहीं तो और कौन सी गैंग बोल सकते और कौन सी टीम है जिन्होंने इसको अंजाम दिया। पुलिस के इसको खोजना बहुत ज़रूरी है। आज के इस एपिसोड में इतना ही, आगे फिर आपसे हम मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।